तो आज हम करने वाले हैं स्टोरी ऑफ द विलेज पालमपुर। तो पालमपुर जो गांव है ये कोई सच में कोई गांव नहीं है, बस ये एक हाइपोथेटिकल गांव है जो हमने मान लिया है कि पालमपुर नाम का एक गांव है। क्योंकि इसके थ्रू हम हमारे जो असल में गांव होते हैं भारत में, इंडिया में, उनके बारे में हम समझने वाले हैं कि किस तरीके से उनमें प्रोडक्शन होता है, उनमें काम होता है, किसी भी चीज़ का फिर वो प्रोडक्शन हो। जैसे कि अगर हम पालमपुर की बात करें तो यहाँ पर फार्मिंग मेन एक्टिविटी थी। अब हमारे इंडिया की हम बात करें, जितने भी गांव होते हैं उनमें मेन काम क्या होता है? फार्मिंग ही होती है ना। तो और बाकी फार्मिंग के अलावा भी लोग कुछ ना कुछ काम करते ही होंगे। तो वो डेयरी में मतलब दूध का काम कर लेते हैं, क्योंकि गाय भैंस हमें गांव में देखने को मिलती है। ट्रांसपोर्ट का काम कर लेते हैं, जैसे कि ट्रक चलाना, ट्रैक्टर, जीप, बैलगाड़ी, ये सब कुछ भी उधर हुआ करता था। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री खोल लेना, फैक्ट्री खोल लेना, मतलब इतने छोटे लेवल पे कि घर के लोग काम कर रहे हैं, उसमें आस पड़ोस के लोग काम कर रहे हैं, इस तरीके की। पर ये काम जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी थी वो लिमिटेड स्केल पर होती थी, मतलब कम होती थी। एग्रीकल्चर का काम जो होता था वो 75% लोग एग्रीकल्चर का काम करते थे और बाकी 25% लोग थे वो ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ को किया करते थे। ठीक है। अब हमें किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने से पहले हमें क्या चाहिए होता है? कुछ बेसिक चीज़ें चाहिए होती है, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। नेचुरल रिसोर्स में क्या आता है हमारे? जैसे कि ज़मीन है, हमें लैंड चाहिएगी, क्योंकि अगर मान लो हम एक फैक्ट्री खोल रहे हैं तो ये हमने फैक्ट्री खोलने के लिए सबसे पहले लैंड खरीद ली। लैंड क्या है? नेचुरल रिसोर्स है। फिर उसके बाद हमने खरीद ली एक मशीनरी जो कि इस फैक्ट्री में हम सेट करेंगे। दो हमने मशीन खरीद ली, तो ये मशीन क्या है? किसने बनाई है? इंसान ने ही बनाई होंगी मशीन, तो ये मैन मेड आइटम्स हैं। तो ये हमें दूसरे नंबर पे चाहिए। नेचुरल रिसोर्स के बाद मैन मेड आइटम, मतलब हमने ज़मीन पे मशीन खड़ी कर दी फैक्ट्री बनाने के लिए। उसके बाद चाहिए हमें ह्यूमन एफर्ट्स, मतलब लेबर चाहिए। इन मशीनों को काम कराने के लिए हमें लेबर की, इंसान की ज़रूरत पड़ती है, तो वो हमने इंसान हायर कर लिया। और आखिर में हमने देखा कि हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है। हमने ज़मीन खरीदी है, मशीनें खरीदी हैं, इंसान को हायर किया है काम करने के लिए, तो इन सबको पेमेंट तो करनी पड़ेगी हमें, तो उसके लिए हमें मनी की भी ज़रूरत होती है। तो हमारे कुछ भी अगर हमें बनाना है, अब ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई, अब ये कुछ भी जो प्रोड्यूस करना इन्हें वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है हमें? नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, मैन मेड आइटम्स की ज़रूरत होती है, ह्यूमन एफर्ट्स की ज़रूरत होती है और मनी की ज़रूरत होती है। अब हम इस चैप्टर के थ्रू समझेंगे किस तरीके से अलग अलग रिसोर्सेज को कंबाइन करके हम उन गुड्स को बनाते हैं, उन सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं जो कि एक गांव में ज़रूरी है। अब इंट्रोडक्शन देखेंगे तो हमने देखा कि पालमपुर नाम का एक गांव है और उस गांव से क्या है, 3 किलोमीटर की दूरी पे एक और गांव आता है रायगंज नाम का। जैसे कि हम ये देखें कि ये है हमारा पालमपुर, फिर 3 किलोमीटर चले यहाँ पे आ जाता है हमारा रायगंज, और इससे थोड़ी और दूरी पे आ जाता है एक शाहपुर नाम का गांव। और ये तीनों गांव एक रोड से कनेक्टेड हैं। इस रोड पर क्या क्या चलता है? जैसे ट्रक चलते हैं इस रोड पे, गाड़ी वो चलती, बैलगाड़ी चलती है, जीप चलते हैं, ट्रैक्टर चलते हैं। तो ये सारे व्हीकल्स जो हैं, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक, ये सब इस पे चलते हैं। और साथ ही साथ पुराने टाइम के जो होते हैं जैसे टोंगा, बुग्गी, बुल्लोक कार्ट, मतलब बैलगाड़ी, ये सब भी चलते हैं। अब अगर हम उधर के लोगों की बात करें तो टोटल कितनी फैमिलीज़ होती थी और उनके कैसे घर बने होते थे वो देखते हैं। तो टोटल हमारी 450 फैमिलीज़ होती थी और उन 450 फैमिलीज़ में से सिर्फ 80 फैमिलीज़ ऐसी थी जिनके घर जो थे, मतलब क्योंकि जिनके घर पक्के बने हुए थे, ईंट और सीमेंट के बने हुए थे। क्योंकि ये अपर कास्ट के लोग हुआ करते थे। बाकी जो लोग होते थे उनके घर कच्चे हुआ करते थे, मतलब मिट्टी के बने होते थे और घास फूस के बने हुए होते थे। अब ज़्यादातर घरों में क्या होता था? मोस्ट ऑफ दी हाउसेज हैव इलेक्ट्रिसिटी। ज़्यादातर घरों में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस हुआ करते थे। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस, भले ही वो एक छोटा सा गांव था पर वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस थे। इलेक्ट्रिसिटी पावर से क्या होता था? ट्यूबवेल भी चलते थे,
जो फील्ड, उनकी फील्ड में, मतलब खेतों में सिंचाई के लिए, मतलब खेतों में अब पानी तो देना पड़ता है रेगुलर बेसिस पर, तो वो ट्यूबवेल के थ्रू देते थे। ट्यूबवेल एक ऐसा डिवाइस है जिससे खेतों में पानी दिया जाता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तो इलेक्ट्रिसिटी उस गांव में ज़रूरी थी, क्योंकि उधर का मेन काम क्या है, खेती है, एग्रीकल्चर है। तो फिर खेती के लिए उनके लिए पानी की जो नीड थी वो पूरी हो जाती थी इलेक्ट्रिसिटी के कारण, ट्यूबवेल के कारण। और काफ़ी सारे जो छोटे मोटे काम हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हो जाते थे। अब पालमपुर गांव में 3 स्कूल थे, 2 प्राइमरी और 1 हाई स्कूल था। ठीक है, 2 प्राइमरी स्कूल थे और 1 हाई स्कूल था। और अगर अब हम बात करें और क्या था, हॉस्पिटल भी थे, मतलब हेल्थ केयर सेंटर थे, मतलब एक हॉस्पिटल था जिसको गवर्नमेंट चलाती थी, और बाकी एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी थी। अब अगर हम देखें, हमने जितना कुछ देखा हमें पता चला कि उस जगह पे पालमपुर गांव में रोड भी हैं, ट्रांसपोर्ट भी हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी है, इरिगेशन भी है, स्कूल भी है, हेल्थ के लिए हॉस्पिटल भी है, सब कुछ तो है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो गांव पूरी तरीके से काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। अब हम देखेंगे कि जो ये पालमपुर नाम का गांव है ये एक इमेजिनरी स्टोरी है। पालमपुर गांव की इमेजिनरी स्टोरी है, जहाँ पर अलग अलग टाइप ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को हम देखेंगे कि मतलब किस तरीके से एक गांव में चीज़ों को बनाया जाता है। उधर का मेन काम हमने देखा कि क्या था, फार्मिंग थी। और नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में उधर क्या होता था, मैन्युफैक्चरिंग होती थी, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, मतलब छोटी इंडस्ट्री, छोटी फैक्ट्री खोल ली। ट्रांसपोर्ट का काम होता था, मतलब कि जीप चलाना, ट्रैक्टर चलाना, बैलगाड़ी चलाना, और शॉपकीपिंग होती थी, मतलब दुकान खोल ली कोई छोटी मोटी, इस तरीके के काम उधर हुआ करते थे। तो अब हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, मतलब किस तरीके से किसी भी चीज़ का, किसी गुड का या फिर किसी सर्विस का प्रोडक्शन किया जाता है। गुड क्या होता है, सामान जिसे हम छू या देख सकते हैं, और सर्विस जिसे हम देख या छू नहीं सकते। तो किसी भी गुड या सर्विसेज का प्रोडक्शन करने के लिए, बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो है जैसे लैंड, लेबर और कैपिटल। ये 3 चीज़ें हमें ज़रूरी होती हैं। तो अब लैंड सबसे पहले चाहिए। लैंड क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है, जैसे कि पानी एक नेचुरल रिसोर्स है, फॉरेस्ट जंगल एक नेचुरल रिसोर्स है, मिनरल जैसे कि हमारा कोयला है, पेट्रोल है, तेल है, ये सब भी हमारे मिनरल होते हैं। तो हमारे ये सब हमें नेचर से मिले हैं। तो जो हमें नेचर से मिला होता है वो हमारा नेचुरल रिसोर्स होता है। तो हमारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है लैंड की। तो कुछ भी काम करना है तो सबसे पहले हमारे पास ज़मीन होनी चाहिए। ज़मीन के बाद हमारे पास होना चाहिए लेबर, जो लोग उस पर काम करेंगे, उस ज़मीन पर काम करने के लिए लेबर होने चाहिए। और कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं, जब हमने लेबर को तो हायर करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस तरीके का लेबर हायर करना है हमें। क्यों? क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें ज़्यादा एजुकेटेड वर्कर चाहिए होते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग की ज़रूरत होती है। और कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें मेहनत का काम ज़्यादा होता है, हाथों की मेहनत, शरीर की मेहनत का काम होता है। तो जिस तरीके का काम है उसी तरीके के वर्कर को हमें हायर करना होता है। तीसरी चीज़ क्या चाहिए होती है हमें, कैपिटल। कैपिटल मतलब मनी, पैसा चाहिए होता है हमें। तो पैसे को, मनी को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक होती है फिक्स कैपिटल, एक होती है वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल क्या होता है, फिक्स कैपिटल वो कैपिटल होती है जिसमें हमने एक बार अगर पैसा लगा दिया उसके बाद हमें आगे उसमें पैसा नहीं लगाना होता है। जैसे कि कोई बेंच खरीदा है हमने, तो वो बेंच क्या है, वो जब तक ख़राब नहीं हो जाएगा तब तक वो बेंच यूं का यूं रहेगा। तो वो बेंच क्या है, एक तरीके से अगले 10 साल तक, 20 साल तक यूं का यूं ही रहेगा जब तक हम उसे तोड़ेंगे नहीं। तो वो बेंच क्या हो गया, एक फिक्स्ड कैपिटल हो गया। और वर्किंग कैपिटल जैसे कि रोज़ रोज़ जो खर्चे करने होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हर महीने आएगा, वो क्या हो गया, एक वर्किंग कैपिटल हो गया। जैसे कि क्ले यूज बाय अ पोटर, मतलब कि कुम्हार ने, पोटर मतलब कुम्हार ने मिट्टी जो यूज़ करता है कुम्हार, वो क्या होता है, एक तरीके का रॉ मटेरियल होता है। क्यों होता है वो रॉ मटेरियल, क्योंकि जब उसने बनाना शुरू किया होगा, कुम्हार को मिट्टी का बर्तन बनाना है, तो उसने जब मिट्टी का बर्तन बना लिए काफ़ी सारे, तो उसकी मिट्टी ख़त्म हो जाएगी, उसे फिर से और मिट्टी लेके आनी पड़ेगी। तो
मिट्टी का खर्चा उसका हर दूसरे दिन का है, जैसे ही मिट्टी ख़त्म हुई उसे फिर से मिट्टी लेके आनी पड़ेगी। तो ये क्या है, एक रॉ मटेरियल है, इस पे उसे रेगुलर बेसिस पे खर्चा करना पड़ेगा। और जो ये मशीन जिससे वो बना रहा होगा, उस मिट्टी का घड़े को बना रहा होगा, मिट्टी के बर्तन बना रहा है जिस मशीन की मदद से, वो मशीन उसकी फ़िक्स कैपिटल होती है। वो फ़िक्स कैपिटल की होती है क्योंकि उसने वो मशीन तो ख़रीद ली। अब यूँ तो है नहीं कि वो जब भी घड़ा बनाएगा, मिट्टी के बर्तन बनाएगा, तो वो एक नई मशीन लेके आएगा। उसके पास जो मशीन है उसी का यूज़ करेगा। तो जिस मशीन की हेल्प से बना रहा है वो मशीन हमारी फ़िक्स कैपिटल है, और जो वो बना रहा है, घड़ा बनाया उसने, तो जो मिट्टी घड़े बनाने में यूज़ हुई है वो क्या है, एक रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल। जो रोज़ के वर्क के लिए चाहिए वो वर्किंग कैपिटल, और जो एक बार लगा दिए और बस हो गया वो फिक्स कैपिटल। मतलब रोज़ रोज़ के काम के लिए हमारी होती है जो, वो होती है हमारी वर्किंग कैपिटल, और जो एक बार खर्चा करना है सिर्फ, वो होती है हमारी फिक्स कैपिटल। और अब हमने देख लिया कि कैपिटल क्या होती है। इस पूरे चैप्टर में हमें फिजिकल कैपिटल की जगह हमें कैपिटल ही देखने को मिलेगा फॉर इजी। और इसके अलावा, इन तीनों के अलावा एक और कैपिटल होती है, वो होती है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का पूरा आपका नेक्स्ट चैप्टर भी है, पर ह्यूमन कैपिटल बेसिकली नॉलेज होती है। एक इंसान को नॉलेज होनी चाहिए, एक तरीके से काम को मैनेज करना आना चाहिए। हमने देखा फिजिकल कैपिटल है, लेबर है, लैंड है, इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला के, मतलब जिस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत है, ठीक से काम करना, नॉलेज से काम करना। नॉलेज किसके अंदर होगी, इंसान के अंदर। तो ह्यूमन कैपिटल होनी चाहिए, मतलब एक तरीके से मैनेजमेंट करना आना चाहिए, एक अच्छा मैनेजर होना चाहिए। तो वो हमारा एक अच्छा मैनेजर क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल होता है। ठीक है, अब ये हमारे पास एक डायग्राम है, इसको अगर हम देखें तो इसमें ये जो इंसान है ये क्या है, ये काम कर रहा है, तो ये हमारी क्या है, लेबर। और ये ज़मीन पे, जिस ज़मीन पे फैक्ट्री बनी हुई है वो हो गई हमारी लैंड। और ये मशीनें जो लगी हुई हैं ये क्या हो गई, हमारी फिक्स कैपिटल। क्योंकि ये मशीनें, ऐसा नहीं है कि हर महीने मशीनें बदलेंगे, जब ये कभी 5-6 साल में ख़राब हो जाएगी तो भी इसको ठीक कराएंगे, बदलेंगे नहीं। तो ये हमारी हो गई फिक्स कैपिटल। तो हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो क्या क्या होते हैं, लैंड है, लेबर है, फिजिकल कैपिटल है और ह्यूमन कैपिटल है। ये हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। अब फार्मिंग इन पालमपुर। पालमपुर गांव में क्या होता था, ज़मीन जो थी वो तो फिक्स थी, जितनी है उतनी रहेगी। और 75% लोग जो थे वो फार्मिंग पर ही डिपेंड थे, उनकी लाइफ फार्मिंग पर ही डिपेंड थी, वो उनका काम फार्मिंग था, खेती करना था। तो कुछ लोग जो फार्मर्स और फार्म लेबरर्स होते थे। फार्म लेबरर क्या होता है, जो जिनके पास खुद के खेत नहीं होते, वो दूसरे के खेत में जाके काम करते हैं, उनको फार्म लेबरर बोलते हैं। तो अब लोगों को, फार्मर्स को और फार्म लेबरर्स को काफ़ी दिक्कत फेस करनी पड़ती थी, काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, क्योंकि लैंड फिक्स थी, जितनी है उतनी रहेगी। 1960 तक क्या होता है, पालमपुर में जितनी लैंड थी उस पूरी पे लोग कल्टीवेशन कर रहे थे, खेती कर रहे थे। बट काफ़ी लोग जो थे दिक्कत में थे, उनका घर चल नहीं पा रहा था कम लैंड से। तो अब वे क्या करते हैं, जो वेस्ट लैंड होती है, बंजर ज़मीन होती है, उसको भी यूज़ करते हैं, उसको ठीक करते हैं पहले, फिर उसको यूज़ करते हैं कन्वर्ट करके कल्टीवेबल लैंड में ठीक करके, और फिर उसको बंजर ज़मीन को, वेस्ट लैंड को वो यूज़ करते हैं। इससे भी उनका मतलब सब कुछ ठीक से नहीं हो पाया था, ये भी उनके लिए इनफ नहीं था। ठीक है, अब वो चाह रहे थे कि क्या हो, कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम उतनी ही लैंड पर, सेम लैंड पर ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो कर सकते हो। एक चीज़ जो याद रखने की है वो ये है कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज़ हेक्टेयर। ठीक है, तो अब क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम उतनी ही लैंड पर ज़्यादा चीज़ें ग्रो कर पाएँ। हमने देखा था कि जो ये पालमपुर गांव है ये कोई सच में असली गांव नहीं है, तो इसी तरीके से हमने ये भी मान लिया कि ये गांव जो है यूपी के वेस्ट पार्ट में पड़ता है। अब अलग अलग तरीके की खेती होती थी, जैसे खरीफ क्रॉप होती थी। खरीफ क्रॉप होती है हमारी रेनी सीजन वाली क्रॉप, ठीक है, मॉनसून सीजन वाली। और विंटर में रबी क्रॉप होती थी। बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक रबी और एक
खरीफ। तो जो रबी सीजन होता था उसमें क्या होता था, गेहूं उगाते थे, और खरीफ सीजन में क्या उगाते थे, जवार और बाजरा उगाया करते थे। जवार और बाजरा उगाकर वो क्या करते थे, अपने जो गाय भैंस होती थी उनको चारा देना होता था, तो जो उनको चारा दे देते थे। और रबी सीजन में उनका गेहूं जो उगता था उसको वो सबसे पहले, अगर जो छोटे मोटे किसान होते थे या कोई भी बड़े किसान भी होते थे, सबसे पहले वो अपने घर के लिए स्टोर कर लेते थे गेहूं, और जो एक्स्ट्रा गेहूं बचते थे उसको ले जाके वो मार्केट में बेच देते थे। आसपास के गांव थे जैसे रायगंज का, शाहपुर का, तो रायगंज के मार्केट में जाते थे, उधर मंडी थी, एक मार्केट थी, वहाँ पे जाके वो अपने एक्स्ट्रा गेहूं बेच दिया करते थे। और बीच में अक्टूबर नवंबर दिसंबर का सीज़न, जो मंथ होते हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर के, उसमें वो आलू उगाया करते थे। और कभी कभार साल में एक बार जैसे वो गन्ने की खेती भी किया करते थे। गन्ना उगा लिया उन्होंने और फिर वो गन्ने को या तो गन्ने की फॉर्म में ही आगे बेच देते थे, या फिर क्या करते थे, उसका गुड़ बनाते थे। गन्ने का पहले गुड़ बनाया और गुड़ बना के उसको बैलगाड़ी में भर के और आगे भेज देते थे गांव में, शाहपुर गांव में या फिर रायगंज गांव में बेच देते थे। अब उस गांव के लोग, पालमपुर गांव के लोग कम से कम तीन अलग अलग तरीके की खेती किया करते थे। तो वो तीन अलग अलग क्रॉप्स कैसे उगा लेते थे, तो इसका एक कारण था कि उधर इलेक्ट्रिसिटी थी, और इलेक्ट्रिसिटी होने के कारण उनके जो खेत होते थे, फील्ड होती थी, उनकी सिंचाई, इरिगेशन अच्छे से हो जाती थी। पहले उस जगह पर इरिगेशन इतना इजी नहीं था। पहले क्या था कि उनको कुएं से भरना पड़ता था, जो पानी था अपने इरिगेशन के लिए, खेतों के लिए, जो फील्ड के लिए पानी चाहिए होता था वो कुएं से भरते थे। बट अब क्या था, इलेक्ट्रिक रन वाले ट्यूबवेल्स आ गए थे, मतलब ट्यूबवेल से पानी जो है इजीली खेतों में अब चला जाया करता था। तो पहले से ही जब ट्यूबवेल नहीं हुआ करते थे तो लोगों को काफ़ी दिक्कत आती थी, तो उन्होंने ट्यूबवेल सबसे पहले नहीं लगवाए। उन्हें थोड़ी पता था कि ट्यूबवेल क्या होता है और ट्यूबवेल लगवाने का क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहले कुछ ट्यूबवेल गवर्नमेंट ने लगवाए। जब गवर्नमेंट ने ट्यूबवेल लगवाए और लोगों को फ़ायदा होने लगा, तो लोगों ने, किसानों ने देखा कि इसके तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो हम भी कोई प्राइवेट ट्यूबवेल लगवा लेते हैं। तो उन्होंने भी प्राइवेट ट्यूबवेल लगवा लिए। और मिड 1970s तक, मतलब कि 1965 के आसपास तक ज़्यादातर पूरे पालमपुर गांव में जो इरिगेशन होती थी वो किस तरीके से होती थी, ट्यूबवेल के थ्रू हुआ करती थी। तो हमने यहाँ पे देखा था कि वीट वो रबी सीज़न में उगाते थे, जवार बाजरा खरीफ सीज़न में उगाते थे, साल में एक बार शुगर केन उगाते थे, जिसका अगर गुड़ होता था गुड़ बना के बेच देते थे या शुगर केन की फॉर्म में बेच देते थे। और पटेटो वो साल में, मतलब पिछले 15-20 सालों से वो उगा रहे थे पटेटो को भी एज अ थर्ड क्रॉप। तो अब हमसे क्या पूछा गया था कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी उतनी ही ज़मीन पर और ज़्यादा खेती कर सकते हैं, मतलब ज़मीन हमारी उतनी रहेगी, पर अगर हमारे जो गेहूं है पहले 100 किलो बन रहे थे तो अब वो 200 किलो बने, इस तरीके का कुछ हो सकता है। तो एक तरीका है जो कि है मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है, मल्टी मतलब मैनी, एक से ज़्यादा। तो एक से ज़्यादा क्रॉप हम जब उगाते हैं एक सेम लैंड पर एक साल के अंदर अंदर, उसको बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। मतलब एक क्रॉप से ज़्यादा क्रॉप उगा रहे हैं एक ही सेम लैंड पर एक ईयर के अंदर अंदर, उसको बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। ये बहुत ही कॉमन तरीका है जिससे हम अपने जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा सकते हैं। और हमने देखा कि जो फार्मर्स थे पालमपुर के, वो 2 क्रॉप्स तो उगाते थे साल में, और एज अ थर्ड क्रॉप वो पटेटो भी उगा लेते थे। अब हमने देखा कि मल्टीपल क्रॉपिंग एक तरीका है जिससे हम अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, पर क्या कोई और भी ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं? तो वो हमारा तरीका है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का। मॉडर्न फार्मिंग मेथड क्या होता है? मॉडर्न फार्मिंग मेथड होते हैं जैसे कि हम HYV सीड का यूज़ करें, मशीनरी का यूज़ करें जैसे कि ट्रैक्टर है, थ्रेशर है, और केमिकल्स का यूज़ करें जैसे कि
फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करें, पेस्टिसाइड का यूज़ करें, इरिगेशन के लिए अलग अलग तरीक़ों का यूज़ करें, तो वो हमारा क्या होता है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड। सबसे पहले मॉडर्न फार्मिंग मेथड में हमारी जो ये सीड है, हाई यील्ड सीड, हाई यील्डिंग सीड, इनका पूरा नाम होता है HYV सीड का। तो हम सबसे पहले समझते हैं यील्ड क्या होता है। यील्ड होता है उपज, प्रोडक्शन, जो हमारी प्रोडक्शन हुई है उसको बोलते हैं, जो हमारी क्रॉप प्रोड्यूस हुई है उसको यील्ड बोलते हैं, ठीक है। यील्ड क्या होता है, यील्ड होता है प्रोडक्शन, जो हमारी एक गिवन पीस ऑफ लैंड पर प्रोडक्शन क्रॉप हमने उगाया है उसको क्या बोलते हैं, यील्ड। 1960 तक क्या होता था, जो सीड्स हम यूज़ करते थे वो पुरानी ट्रेडिशनल हुआ करती थी, उनसे हमारा जो यील्ड था, मतलब क्रॉप उगती थी, वो कम उगती थी। ट्रेडिशनल सीड में पानी की, इरिगेशन की कम ज़रूरत होती थी, पर उनमें जो एक फ़ायदा ये था कि हमें उनके लिए खाद जो होती है, फर्टिलाइज़र जो होते हैं, वो बाहर से ख़रीद के नहीं लाने पड़ते थे। गाय का गोबर हम यूज़ कर सकते थे, या कोई और नेचुरल तरीके का मैन्योर, मतलब नेचुरल खाद यूज़ कर लेते थे। बट अब क्या था कि जब हमने HYV सीड यूज़ करने लगे थे तो इनमें हमें फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत पड़ती थी। ये एक तरीके से केमिकल की खाद, केमिकल मैन्योर हम बोल सकते हैं। तो ये सब कुछ रेडीली अवेलेबल इनके पास पहले से होता था। काऊ डंग है या फिर पुरानी ट्रेडिशनल सीड्स हैं, उस वक्त किसान के, फार्मर के ज़्यादा पैसे नहीं लगते थे, तो उनकी खेती जो होती थी वो कम कॉस्ट पर हो जाया करती थी। पर जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया लेट 1960s में, मतलब 1960s के एंड के टाइम पर आया था ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो और किसकी कल्टीवेशन बढ़ी थी उस वक्त, राइस की और व्हीट की, गेहूं और चावल की। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज़ किया गया। जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को यूज़ किया गया। और कंपैरिजन अगर हम करें ट्रेडिशनल सीड से, तो इनसे हमारा यील्ड तो ज़्यादा होता था, मतलब कि यील्ड मतलब क्या, क्रॉप जो हमारी उगती है वो क्रॉप प्रोड्यूस, तो क्रॉप तो हमारी ज़्यादा उग रही थी, पर सब चीज़ों में अब केमिकल बढ़ गया था। हमारा जो खाना है, जो हमारे गेहूं और चावल हैं, उनकी जो उपज है, उनका जो प्रोडक्शन है, वो अब ज़्यादा हो रहा था। बस फ़र्क इतना था कि अब हमें ज़्यादा इरिगेशन करना पड़ता था, ज़्यादा हमें केमिकल्स यूज़ करने पड़ते थे खाद के लिए भी, और पेस्टिसाइड का भी ज़्यादा यूज़ करना पड़ता था। पेस्टिसाइड क्या होता है, पेस्टिसाइड एक तरीके से हमें स्प्रे करना होता है अपने फील्ड में, खेत में, जिससे कि हमारे जो फसलें हैं वो ख़राब ना हो, उनमें कीड़े ना पड़ें, या फिर उन पर कोई कीट पक्षी क्रॉप्स को ख़राब ना करे। तो जब सभी चीज़ों को, HYV सीड को, फर्टिलाइज़र को, पेस्टिसाइड को हम मिला के काम करेंगे, तभी जाकर हमें अपना बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा। तो हमने देखा कि इन सभी चीज़ों को हम इकट्ठा करेंगे तभी जाके हमारा जो है बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा। जब ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में आया था तो सबसे पहले वो आया था पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, नॉर्थ साइड में, और हमने देखा कि पालमपुर गांव भी हमने माना है कि वेस्टर्न यूपी में ही लाई करता है। तो पालमपुर में भी मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज़ होने लगे थे। मॉडर्न फार्मिंग मेथड में क्या होता था कि जो फार्मर्स होते थे वो इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल्स का यूज़ करते थे, HYV सीड्स का यूज़ करते थे, केमिकल वाले फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते थे, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते थे, मशीनरी का यूज़ करते थे, जैसे कि ट्रैक्टर्स हैं, थ्रेशर्स हैं, प्लोइंग एंड हार्वेस्टिंग, जिससे कि स्पीड में हो जाए, जिससे कि खेतों को कटाई है या जुताई है सब कुछ स्पीड में हो पाए। और इससे इसका रिज़ल्ट क्या निकला कि जो गेहूं की खेती हुई पालमपुर गांव में वो बहुत ज़्यादा बढ़ी। अगर हम देखें 1300 किलो से, जो नॉर्मल हम सीड उगाते थे तो उससे हमें 1300 किलो गेहूं मिलते थे, और जब हमने HYV सीड से लगाई तो उससे हमें जो रिज़ल्ट मिला वो था 3200 किलो पर हेक्टेयर पे, 3200 किलो हमें गेहूं मिले। तो हमारे गेहूं जो बढ़ गए, कितने, डबल से भी ज़्यादा बढ़े हैं, ऑलमोस्ट 2.5 हमारे टाइम्स बढ़ गए थे। तो अब क्या करते थे, इतने सारे गेहूं का, वो इतना सारा गेहूं तो खाएंगे नहीं, तो वो जो गेहूं होता था उसको आस पड़ोस की जो गांव होते थे उनमें जाकर सेल कर देते थे, बेच देते थे।
अब विल द लैंड सस्टेन, इसका क्या मतलब है? लैंड एक क्या है? नेचुरल रिसोर्स है, और जब हम उस पर इतने सारे केमिकल्स डालते रहेंगे तो वो लैंड खराब हो जाएगी। तो जब लैंड क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है। साइंटिफिक रिपोर्ट्स बताती हैं कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके कारण हमारी ज़मीन बिल्कुल ख़राब हो गई है, हमारी मिट्टी ख़राब हो गई है, हमारी पानी का लेवल जो धरती के नीचे है वो कम हो गया है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जब से आया है, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी कम होने लगी है। ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल की क्वालिटी ख़राब हो रही है, सॉइल की फर्टिलिटी घट रही है। क्यों घट रही है? क्योंकि हमने इतने केमिकल अपनी सॉइल में डाल दिए हैं, जिसके कारण हमारी सॉइल क्या हो गई है? खराब हो गई है। ऑल्सो कंटिन्यूअस हम यूज़ कर रहे हैं ग्राउंड वाटर का। ट्यूबवेल से, ट्यूबवेल लगे हुए होते हैं अब, तो ट्यूबवेल से जो पानी आता है खेतों में वो कहाँ से आता है? वो हमारे ज़मीन से नीचे का जो पानी होता है, ग्राउंड वाटर होता है, वो पानी होता है। तो हमारा जो वाटर टेबल है वो डिप्लीट हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसके कारण ग्राउंड वाटर एक तो हमारा कम हो रहा है और हमारी सॉइल की फर्टिलिटी कम हो रही है। तो ये दो हमारी मेन चीज़ें हैं, प्रॉब्लम है, जो कि किसके कारण हो रही है? HYV सीड को और फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड को यूज़ करने के कारण हो रही हैं। और ये सब चीज़ें ऐसी होती है जैसे कि मिट्टी है, पानी है, ये एकदम से वापस से रिस्टोर नहीं होंगी। ऐसा नहीं है कि आज मिट्टी ख़राब हुई है कल ठीक हो जाएगी उसकी क्वालिटी। टाइम लगता है और मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। ठीक है, तो हमें हर चीज़ को ध्यान से यूज़ करना चाहिए। अब लैंड किस तरीके से गांव में डिस्ट्रीब्यूटेड थी पालमपुर के गांव में? तो टोटल 450 फैमिलीज़ थी, जिसमें से कि 150 फैमिलीज़ ऐसी थी जिनके पास कोई ज़मीन नहीं थी, और 240 फैमिलीज़ ऐसी थी जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम की ज़मीन होती थी। ये हमारे छोटे किसान होते थे, इनको हम स्मॉल फार्मर्स बोलते थे। और ये 150 जिनके पास कोई खेती करने के लिए, कोई फार्मिंग करने के लिए ज़मीन नहीं थी, इनके पास कोई फील्ड नहीं होता था, इनको लैंडलेस बोलते थे, लैंडलेस फार्मर्स। और बाकी कितने बच गए? 60 के पास जो है काफ़ी सारी ज़मीन होती थी, इनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा की ज़मीन होती थी 60 के पास। और इनमें से कुछ तो ऐसे थे जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा की ज़मीन थी। जैसे कि हम यहाँ देखें डायग्राम में, तो यहाँ पर कुछ बड़े बड़े फार्मर्स की ज़मीन है ये, और कुछ बिल्कुल कोनों में छोटे छोटे फार्मर्स की ज़मीन है जिनके पास 240 पीपल हैं जिनके पास थोड़ी ज़मीन होती थी, ये कोनों में बने हुए हैं। अब इसके बाद आता है कि लेबर कहाँ से आता था? लेबर कहाँ से आता था? तो जब हमने देखा लैंड को, हमारा पहला प्रोडक्शन था, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड के बाद हमारा था लेबर। हमें, हमारे पास ज़मीन है, उसके बाद हमें लेबर चाहिए होता है। तो अब लेबर हमारा क्या है? नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हमें ज़मीन के बाद क्या चाहिए? कोई इंसान चाहिए जो उधर काम करेगा। तो कौन काम करता था? छोटे जो किसान होते थे उनके तो वो फैमिली मेम्बर्स आके खुद ही खेत में काम कर लेते थे और उनकी खेती हो जाती थी। और जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते थे वो छोटे फार्मर्स को हायर करते थे। जैसे या तो छोटे किसान जिनके पास कम खेती होती थी वो आके काम कर लेते थे, जिनके पास छोटे फील्ड थे, या फिर जिनके पास बिल्कुल भी फील्ड नहीं थी। 150 ऐसी फैमिलीज थी जिनके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं थी, वो लोग आके काम किया करते थे बड़े किसानों के खेत में। अब फार्म लेबरर्स कम ईदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज। अब फार्म लेबरर कहाँ से आते थे? या तो जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है वहाँ से आते थे, या फिर जिनके पास छोटे छोटे प्लॉट हैं उनके पास से आते थे। फार्मर्स जिनका खुद का खेत होता है उनके पास तो क्या होता है कि उनके पास जो भी क्रॉप्स उगी हैं उनके राइट होते हैं, उनके पास उन क्रॉप को यूज़ करने का अधिकार होता है। बट फार्म लेबरर्स कौन होते थे? जो कि किसी और के खेत में जाके काम कर रहे हैं, तो उनके पास उस क्रॉप पर जो उन्होंने उगाई है उस पर उनका कोई राइट नहीं होता था। ठीक है, जो क्रॉप उन्होंने ग्रो की है उस पर उनका कोई राइट नहीं होता था, और उनको बस एक वेज मिल जाती थी, एक तरीके से सैलरी मिल जाती थी। वो कैश भी दे देते थे या क्रॉप दे देते थे बदले में, या खाना दे देते थे। ये वेजेस अलग अलग जगह पे अलग अलग हुआ करती थी। अगर एक
इसकी दाला नाम का एक किसान है जो कि एक लैंडलेस फार्म लेबरर था। तो ये दाला नाम का एक आदमी है, ये काम करने जाता था, तो इसको सिर्फ 160 रुपीज़ मिला करते थे, पर गवर्नमेंट ने मिनिमम प्राइस सेट किया हुआ था 300 रुपये पर डे का। अब 160 में भी दाला जो है वो काम कर रहा था, तो दाला 160 रुपये लेके भी काम करने को रेडी क्यों था? क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। सिर्फ 60 ही फैमिलीज तो ऐसी थी जिनके पास बड़ी खेत हुआ करते थे, बड़ी फील्ड होती थी। बाकी सबके पास तो बिल्कुल छोटी छोटी होती थी, जिससे उनका घर भी नहीं चल पाता था। तो काम करने वाले लोग ज़्यादा थे और काम कम था, तो इस वजह से कि उनके हाथ से काम ना निकल जाए, वो कम पैसों में भी काम करते थे। तो दाला इसी बारे में अपनी एक वर्कर से, जो कि उसके साथ ही काम करती है, रामकली, उससे कंप्लेंट कर रहा है कि हम इतनी सैलरी गवर्नमेंट ने कहा है कि 300 रुपये होनी चाहिए, पर उसे कितनी मिल रही है? 160 मिल रही है। ये दोनों ही लैंडलेस लेबरर थे और पुअरेस्ट पीपल थे गांव के, दाला और रामकली। अब कैपिटल चाहिए होती है फार्मिंग में, पैसे चाहिए होते हैं, तो वो पैसे कहाँ से आते थे? ज़्यादातर जो किसान होते थे उनके पास पैसे, जो छोटे किसान होते थे वो क्या करते थे? लोन लेते थे। किससे लोन लेते थे? बड़े बड़े मनी लेंडर्स से लोन लेते थे, जो या फिर कोई ट्रेडर होता था उससे लोन ले लेते थे, या फिर बड़े किसानों से लोन ले लेते थे। इंटरेस्ट रेट जो उन्हें उनसे चार्ज किया जाता था छोटे छोटे किसानों से, वो बहुत ज़्यादा होता था, तो उनके लिए उस लोन को रीपे कर पाना वापस बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ करता था। अब छोटे फार्मर्स के अलावा अगर हम मीडियम और लार्ज को देखें, तो उनके लिए क्या सिचुएशन थी? जब उनके खेत होते थे बड़े बड़े, तो उस पे से काफ़ी ज़्यादा खेती होती थी। जैसे अगर किसी के खेत में 1200 केजी की खेती हुई है, 1200 केजी गेहूँ है, तो अब अपनी फैमिली के लिए वो कितने ही रख लेगा? थोड़े से रख के बाकी तो वो सेल करके आएगा। तो जब वो सेल करने जाएगा शाहपुर की या फिर रायगंज की मार्केट में, तो क्या होगा? उसको काफ़ी सारे पैसे मिलेंगे, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी मिलेगी। अब सरप्लस प्रोडक्ट्स जो होते थे, सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, उसका क्या करते थे? मतलब कि जो फार्मर्स होते थे, सबसे पहले उन्होंने खेती की, तो उन्होंने गेहूँ उगाया, वीट उगाया। तो अब क्या होता था? वीट को पूरा उसका हार्वेस्ट कर लिया है, प्रोड्यूस कर लिया, पूरी तरीके से वीट बन के रेडी हो चुका है। अब किसान क्या करेंगे? तो अब सबसे पहले तो अपनी फैमिली के कंजम्पशन के लिए रख लेते होते, और बाकी जाकर उसको मार्केट में बेच देते थे। स्मॉल फार्मर्स क्या करते थे? उनके पास सरप्लस क्या होता था? बहुत कम होता था। सबसे पहले उन्होंने अपनी फैमिली के लिए रख लिया, और उसके बाद जो बचता था वो बहुत कम होता था, जिससे उनको इतने ज़्यादा पैसे नहीं मिल पाते थे, तो वो कहीं ना कहीं गरीब ही रह जाते थे। और मीडियम और लार्ज फार्मर्स जो हुआ करते थे, वो उनके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ग्रेन होते थे, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वीट हुआ करता था, क्योंकि उनके खेत थे बड़े बड़े खेत से प्रोडक्शन होती थी बहुत ज़्यादा। जैसे तेजपाल नाम का एक बड़ा किसान है, तो उसके जो खेत में 35,000 केजी 35,000 केजी का वीट का प्रोडक्शन होता है। तो ये था क्योंकि ये बड़ा किसान था, तो इसको जब ये बेचने जाएगा तो इसको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो वही हमारा आगे लिखा है कि तेजपाल सिंह जो है, ये एक किसान है। 350 क्विंटल, एक क्विंटल में होते हैं 100 किलो, तो 35,000 किलो गेहूँ उसके पास थे, जो कि वो बेचता है, और बेच के जो पैसा मिलता है वो जाके अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा दिए थे उसने पिछले साल। अब वो क्या करता है कि वो छोटे किसानों को उधार देता है, और वर्किंग कैपिटल भी कुछ पैसे को रखता है। वर्किंग कैपिटल के तौर पे क्या रखता है वो फार्मिंग में? मतलब जैसे कि डेली बेसिस पे उसे पेस्टिसाइड खरीदने होते हैं, फर्टिलाइज़र खरीदने होते हैं, सीड्स खरीदनी होती हैं, तो वो हमारी वर्किंग कैपिटल में आती है। तो उनको खरीदने के लिए वो पैसे रख लेता है, और बाकी जो पैसे बचते हैं उनसे वो सोच रहा था कि वो एक और ट्रैक्टर खरीद लेगा। ट्रैक्टर क्या हो जाएगा? उसकी फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है? वर्किंग कैपिटल जो हमें हर दूसरे दिन चाहिए, जैसे फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, सीड, उसे हर दूसरे दिन चाहिएंगे, पर अब ट्रैक्टर उसका कई साल तक यूं का यूं रहेगा, तो ट्रैक्टर क्या है? एक फिक्स कैपिटल है। अनदर ट्रैक्टर
वुड इंक्रीज हिज फिक्स कैपिटल। अब हम देखते हैं तेजपाल सिंह की तरह बाकी और भी ऐसे किसान थे जो उनका सरप्लस, जो बड़े किसान होते थे उनका पास बहुत ज़्यादा सरप्लस हुआ करता था गेहूं का, ग्रेन्स का। तो वो उसको क्या करते थे, उस पैसे को वो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में भी यूज़ करते थे। जैसे कि कोई गाय भैंस खरीद ली, ट्रक खरीद लिया, या कोई छोटी मोटी शॉप खोल ली, तो वो पैसे को वो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में भी लगा दिया करते थे। नॉन फार्म एक्टिविटीज़ को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, जैसे कि डेयरी। डेयरी क्या है, क्योंकि सामने देखा था कि 75% लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर, सिर्फ 25% लोग थे जो खेती किया करते थे। तो डेयरी क्या है, डेयरी में दूध से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते हैं। तो ज्वार और बाजरा जो है एज अ ग्रास वो अपने बफेलोज़ को खिलाते थे, और जो दूध मिलता था उसको वो रायगंज की मार्केट में भेज देते थे। तो इससे उनको जो प्रॉफिट होता था उससे उनका घर चलता था। तो ये हमारा क्या होता है, डेयरी। डेयरी के बाद आता है हमारा स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कि कोई छोटी मोटी कोई इंडस्ट्री खोल ली उस तरीके से। तो ये ज़्यादा बड़े लेवल पे नहीं होती थी, छोटे लेवल पे ही होती थी। जैसे होती है ना बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी फैक्ट्री, उस तरीके की नहीं होती थी। लोग जैसे बहुत ही सिंपल तरीके से बनाते थे, सिंपल प्रोडक्शन होता था और स्मॉल स्केल पर होता था, और ज़्यादातर घर में ही होता था या फिर फील्ड में, उनके जो फील्ड होती थी उधर होता था। बट घर के जो लेबर होते थे वो घर के मेंबर्स ही हुआ करते थे। रेयरली ऐसे होता था कि बाहर से लेबर हमने हायर किए हों। शॉप्स खोल लेते थे, जैसे कि रोड था और यहाँ पर अलग अलग गांव थे। तो जब यहाँ पर बसेस चलती थी, तो बस चलती है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो भी स्टॉप होता था वहाँ पर शॉप्स खोल लेते थे। तो उस शॉप पे क्या क्या सेल करते थे, ये डेली का सामान, ग्रोसरी का सामान, जैसे चावल, दाल चावल, चीनी, चाय, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल, नोटबुक, पेन, पेंसिल, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की भी शॉप होती थी, क्योंकि एक गांव से दूसरे गांव में जा रहे हैं, लोग फ्रूट वेजिटेबल खरीद लेते थे। ईटेबल्स भी सेल होती थी। तो ये हमारा आता है शॉपकीपर। ट्रांसपोर्ट का भी काम करते थे। ट्रांसपोर्ट एक फास्ट डेवलपिंग सेक्टर है, और पालमपुर से रायगंज जाना है, रायगंज से शाहपुर जाना है, तो हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती थी। तो रिक्शा वाला होता था, टोंगा वाला, जीप चलाने वाला, ट्रैक्टर चलाने वाला, ट्रक ड्राइवर्स होते थे। तो ये सब लोग जो होते थे एक जगह से दूसरी जगह पर सामान को लेके जाना या फिर लोगों को लेके जाना, तो उसके बदले में ये क्या करते थे, पैसे ले लेते थे और इससे ही इनका घर चलता था। तो ये भी क्या है, एक नॉन फार्म एक्टिविटी है। ट्रांसपोर्ट है, शॉपकीपिंग है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग और डेयरी। ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो जाता है।